जादुई लहंगों की खेती। एक शहर में गोपाल दास नाम का एक अनाज का व्यापारी रहता था। गोपाल दास एक बहुत ही नेक और ईमानदार आदमी था। जब भी किसी को मदद की जरूरत होती तो वह हमेशा उनकी मदद किया करता था। वह किसी को भी अपने पास से खाली हाथ नहीं लौटने देता था। गोपाल दास की पत्नी की मृत्यु बहुत पहले ही हो गई थी। गोपाल दास की 2 बेटियां थी, स्नेहा और शिखा। वह अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करता था। वह उनकी हर ख्वाहिश पूरी करता था। गोपाल दास ने शिखा और स्नेहा की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसकी दोनों बेटियां अब शादी के योग्य हो गई थी। गोपाल दास एक दिन अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है और उनसे बोलता है, सुनो मेरी बच्चियों, तुम दोनों को देखने के लिए कल लड़के वाले आ रहे हैं। सुना है दोनों ही बहुत नेक लड़की हैं और परिवार भी बहुत अच्छा है और दोनों भाइयों में आपस में प्रेम भी बहुत है। सुना है दोनों ही भाई विदेश में पढ़कर आए हैं। भगवान करे उन दोनों से तुम्हारी शादी हो जाए और मैं गंगा नहा लूं। पापा, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि हमें कोई शादी वादी नहीं करनी है, हम तो बस आपके साथ ही रहेंगे। हाँ पिताजी, दीदी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे। अगर हम दोनों की शादी हो गई फिर तो आप यहाँ बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। अरे तुम दोनों तो बिल्कुल पागल हो। ऐसा भी कभी होता है कि बेटियां हमेशा अपने मायके में रहें? एक ना एक दिन तो उन्हें शादी करके अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं भी बुढ़ा थोड़ी हुआ हूँ, मैं अपना ख्याल रख लूंगा। हम आपकी फिक्र क्यों ना करें पापा, सारी जिम्मेदारी बस आपकी ही बनती है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ पापा, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कुछ देर सोच विचार करने के बाद गोपाल दास कहता है, चलो ठीक है, अगर तुम दोनों की यही इच्छा है तो मैं उन दोनों से बोल दूंगा कि तुम दोनों को हमारे घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। आखिर मेरा इतना बड़ा व्यापार है, इसे कौन संभालेगा? वो आ जाएंगे तो मेरा पूरा व्यापार संभाल लेंगे। अगले दिन दोनों भाई आदि और विक्की गोपाल दास के घर लड़कियां देखने के लिए पहुंचते हैं। आदि बहुत ही सीधा और मेहनती लड़का था, वहीं विक्की बहुत ही चालाक और कामचोर था। दोनों भाइयों को स्नेहा और शिखा बहुत पसंद आ जाती हैं। मुझे स्नेहा पसंद है। हाँ भैया, मुझे भी शिखा बहुत पसंद है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटे, अब से तुम दोनों मेरी बेटियों से शादी करके मेरा कारोबार संभालो। ठीक है पिताजी, हमें मंजूर है। फिर बहुत ही धूमधाम से गोपाल दास अपनी दोनों बेटियों की शादी आदि और विक्की से करा देता है। आदि बहुत ही मेहनती था, उसने जल्द ही गोपाल दास का सारा कारोबार संभाल लिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता जाता है। एक बार की बात है, गोपाल दास बहुत बीमार पड़ जाता है। वह अपनी दोनों बेटियों को बुलाता है और उनसे कहता है, बच्चों, लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे बंटवारा कर देना चाहिए। पापा, बंटवारे की क्या जरूरत है, हम सब हमेशा मिलकर साथ ही रहेंगे। जी पिताजी, हमें अलग अलग नहीं रहना। चलो ठीक है, जैसी तुम लोगों की मर्जी। ऐसे ही कुछ ही दिनों में गोपाल दास की मृत्यु हो जाती है। गोपाल दास की मृत्यु के बाद विक्की अपना असली रंग दिखाने लगता है और वह बंटवारे की बात करने लगता है। मुझे लगता है कि अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए, और वैसे भी सारा काम तो मैं अकेला ही करता हूँ। कोई बात नहीं छोटे, जैसा भी तुम्हें ठीक लगता है कर लो। मैं नहीं चाहता कि घर में बंटवारे को लेकर कोई बहस हो जिससे पिताजी की आत्मा को ठेस पहुँचे। विक्की बड़ी ही चालाकी से बंटवारा करता है। विक्की बड़ी ही चालाकी से सभी कारखाने, फैक्ट्री, सभी मकान और बंगले और सभी कारें अपने नाम कर लेता है। आदि और स्नेहा को वह सिर्फ गांव की बंजर जमीन और एक छोटा सा मकान दे देता है। आदि विक्की से कुछ भी नहीं कहता। वह अपनी पत्नी स्नेहा के साथ सामान बांधकर गांव में रहने के लिए चला जाता है। स्नेहा सामान के साथ अपने पिताजी की एक तस्वीर भी लेकर आती है। सुनो जी, हम इस छोटे से मकान में कैसे रहेंगे? आपने विक्की से कुछ बोला क्यों नहीं? आखिर वो आपका छोटा भाई है। सब कुछ तो उसने अपने पास रख लिया, फैक्ट्री, बंगला, गाड़ी, और हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब हम यहाँ क्या करेंगे? कैसे कमाएंगे और हमारा घर कैसे चलेगा?
तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो स्नेहा, मैंने एग्रीकल्चर से डिप्लोमा किया है। मैं इस बंजर जमीन पर खेती करूंगा। ये सुनकर स्नेहा अपना सर पकड़ लेती है और अपने पापा की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगती है। पिताजी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपको पता है, आपके जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो गया। ये कह रहे हैं कि ये खेती करेंगे, अब इनको कौन समझाए? इनके भाई ने हमारे हिस्से में वो जमीन दी है जिस पर हजारों सालों से कभी कोई खेती नहीं हुई है। पिताजी, अब मैं क्या करूं? मेरी तो किस्मत ही फूट गई। स्नेहा रो रही होती है कि तभी उसके पापा की तस्वीर के पीछे से एक पोटली गिरती है जिसमें एक चिट्ठी होती है और उसके साथ कुछ बीज रखे हुए होते हैं। स्नेहा जल्दी से चिट्ठी को खोलती है और उसे पढ़ने लगती है। सुनो मेरी बेटी, तुम ज्यादा परेशान मत होना। ये जादुई लहंगों का बीज है। इस बीज को जमीन में बोने से बंजर जमीन में फसल उगाई जा सकती है। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, इस बीज का इस्तेमाल केवल अच्छे कामों के लिए करना, किसी भी गलत काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये पढ़कर स्नेहा खुशी से झूमने लगती है। आदि भी उस चिट्ठी को पढ़कर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। क्या मैं सपना देख रहा हूँ? ऐसा भी सच में हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता? ये बात पिताजी की चिट्ठी में लिखी है, इसलिए ये बात बिल्कुल सच होगी। आदि और स्नेहा ने मिलकर उस बीज को पूरी बंजर जमीन में बो दिया और सोने चले गए। अगली सुबह जब स्नेहा की आंख खुलती है तो खेत का नजारा देखकर तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। अजी, सुनते हो? जल्दी बाहर आओ, देखो यहाँ क्या हो गया। अरे क्या हो गया भाग्यवान, सब ठीक तो है? अरे ये देखो, खेत में फसल की जगह दूर दूर तक रंग बिरंगे लहंगे ही नजर आ रहे हैं। हाँ स्नेहा, तुमने तो बिल्कुल सच कहा था। चलो अब इन लहंगों को तोड़कर बाजार में बेचने चलते हैं। स्नेहा और आदि ने उन लहंगों का सैंपल बड़े बड़े शोरूम में दिखाया। सबको उनके लहंगे बहुत ही पसंद आए। उनके लहंगे गांव में ही नहीं बल्कि शहरों में और यहाँ तक कि विदेशों में भी जाने लगे। उनके पास लहंगों के हजारों लाखों ऑर्डर आने लगे। वे लोग खेतों में लहंगे उगाते और शहरों में उनकी सप्लाई करते थे, जिससे उन्हें खूब पैसे मिलते हैं। वे लोग मिले हुए पैसों से एक बहुत बड़ा स्कूल, अस्पताल और सभी के काम के लिए फैक्ट्री बनवाते हैं। उनका यश पूरे गांव में फैलने लगा। हर कोई उनके लहंगों का खेत देखकर आश्चर्यचकित रह जाता था। ये खबर आग की तरह फैलती है और बहुत जल्द ही उसके भाई विक्की तक पहुंच जाती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मैंने तो इतनी चालाकी से उन्हें वो टूटा फूटा घर और वो बंजर जमीन दी थी, लेकिन अब ये हो क्या रहा है? मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही कि उस बंजर जमीन से खेती कैसे हो रही है। अब तो मुझे खुद ही जाकर देखना होगा। तुरंत अपने भाई आदि और भाभी स्नेहा से मिलने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है। गांव पहुंचकर विक्की अपने भाई आदि से कहता है, भैया प्लीज मेरी मदद कीजिए ना, मेरी फैक्ट्री बहुत घाटे में जा रही है। अब आप ही एक हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। परेशान मत हो मेरे भाई, मैं तुम्हें ऐसे दुखी नहीं देख सकता। मैं तुम्हें भी जादुई लहंगों का बीज देता हूँ। बीज पाकर विक्की बहुत ही खुश हो जाता है। घर आकर वह भी आदि की तरह ही उन जादुई बीजों को जमीन में बो देता है। अगले दिन उसका खेत जादुई लहंगों से भर जाता है। ये देखकर विक्की की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। अरे वाह, क्या बात है, क्या दाव हाथ लगा है। पहले तो मेरे हाथ में फैक्ट्री और घर ही थे, अब तो मेरे पास जादुई गाउन का पूरा खेत है। विक्की मन में कल्पनाओं के पुल बना ही रहा होता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत आ जाती है। बेटा, मेरी मदद करो बेटा, मेरा लड़का बहुत बीमार है, उसने 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है, मुझे कुछ पैसे दे दो ना बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। दफा हो जाओ यहाँ से, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है। मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बीमारी का बहाना बनाकर हम जैसे लोगों से पैसे मांगते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। बेटा, पैसों का इतना ज़्यादा घमंड भी ठीक नहीं होता। जिस दिन तू बिल्कुल कंगाल हो जाएगा ना, उस दिन तुझे हमारा दर्द समझ आ जाएगा। इतना बोलकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली जाती है। तभी विक्की के पास फैक्ट्री से फोन आता है। क्या
कब, कैसे? फैक्ट्री में आग लग गई? फोन रखते ही विक्की खेत से लहंगे तोड़ने लगता है। तभी वे लहंगे खतरनाक शेरों में बदल जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये सब लहंगे शेरों में कैसे बदल गए? हे भगवान, मुझे बचा लो, अब मैं कहाँ जाऊँ? बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ। विक्की की आवाज सुनकर शिखा दौड़ी दौड़ी आती है। खतरनाक शेरों के बीच अपने पति को देखकर वह भी बहुत घबरा जाती है। अरे, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जल्दी से जाकर अपनी बहन और जीजा जी को बुला कर लाओ, अब वो ही कुछ कर सकते हैं। शिखा फटाफट अपनी बहन और जीजा जी को बुला कर लाती है। भैया भैया, मेरी मदद करो भैया, ये शेर मिलकर मुझे मार डालेंगे। तभी वहां पर धरती माता प्रकट होती है और कहती हैं, जादुई लहंगे का बीज मैंने तुम लोगों के पूर्वजों को वरदान में दिया था। उन्होंने कभी भी इस बीज का गलत इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन विक्की इतना लालची हो गया कि उसने सबको धोखा दिया और झूठ बोलकर इस बीज को हासिल किया। इसलिए सारे लहंगे शेरों में बदल गए और उसकी करतूतों की वजह से ही उसकी फैक्ट्री में आग लग गई। धरती माता से ये सब बातें सुनकर सभी लोग विक्की को बहुत भला बुरा कहते हैं। लेकिन अब विक्की को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए वह अब हाथ जोड़कर सबसे अपने किए की माफी मांगता है। सभी विक्की पर दया खाकर उसको माफ कर देते हैं और फिर सभी लोग मिलजुल कर एक साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, छल कपट का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है, भले ही उसका फल थोड़ी देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।